15 अगस्त 1947 आधी रात भारत आजाद होता है, लेकिन उसी वक्त शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय पलायन की कहानी। ब्रिटिश साम्राज्य पीछे हटता है और एक लकीर खिंच जाती है, एक ऐसी लकीर जो सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि शहरों को, परिवारों को और खास तौर पे रेलवे की पटरियों को भी बांट देती है। लाइन तो खिंच जाती है, पर लाइन के दोनों तरफ रहने वाले लोग अपने अपने मुल्क जाना चाहते हैं और यहाँ शुरू होता है एक डरावना और सबसे मुश्किल सफर। और बहुत लोगों के लिए अपने अपने मुल्क में वापस जाने के लिए रेलवे एक मात्र साधन था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के सितंबर 1947 तक करीब 7 लाख लोगों ने ट्रेन में सफर किया, जिनमें से कई लोग तो अपने मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने मंजिल पे पहुंच नहीं सके और बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिए। जिंदा बचे लोग जो अपने नए देश में पहुंचते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत कुछ खो चुके थे। ऐसे बहुत सारी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको सुनने को मिलेंगी पार्टीशन के दौरान, जब लाशों से भरी ट्रेनें जा रही थी और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। और ऐसे में ना बहुत सारी कहानियां थी जहां लोगों ने अपनी जान बचाई जैसे तैसे करके। ऐसी ही कहानी राजेंद्र सिंह जी की थी, जिन्होंने ट्रेन के सीट के नीचे बैठ करके अपनी जान बचाई थी, और उनकी जुबानी सुनिए कि किस तरह का मंजर था वो। अब सामान आके पकड़ पकड़ के बाहर निकाल के मारते थे, लेकिन हम ऐसे कमरे में जब बंद बैठे थे, कोई सीटों के नीचे, कोई ऊपर, पता नहीं लगे इधर। हमारे रिश्तेदार ने देखा, लोगों को देखा, हमने गाड़ियों को आना मारना, जब गाड़ी में थे बाहर प्लेटफॉर्म पर मारना शुरू कर दिया। विभाजन से पहले भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली में से एक थी, जहां की ट्रैक की लंबाई करीब 66,000 किलोमीटर थी। वहीं हमारे पास करीब 8,500 इंजन थे। रेलवे ब्रिटिश भारत की जीवन रेखा थी जो व्यापार, प्रशासन और लोगों को एक साथ जोड़ती थी। जब देश बटा तो रेलवे बटी और भारत के हिस्से में करीब 55,000 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक आया और पाकिस्तान के हिस्से में आया 11,000 किलोमीटर का रेल मार्ग, जिसमें मुख्यतः पंजाब, सिंध और बंगाल का जो रेल नेटवर्क था वो शामिल था। और इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि हमारी रेलवे यहाँ से कहाँ पहुँच गई और पाकिस्तान रेलवे इतना मिलने के बाद आज किस हालत में है। खैर, बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन रेलवे को चलाना इतना आसान काम नहीं था। भारत के लिए तो फिर भी ठीक था, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे जो रेलवे के कर्मचारी थे वो रह गए थे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही कम कर्मचारी बचे थे। और उस टाइम पे भारत ने हेल्प की थी अपने कर्मचारी वहां भेज करके, ताकि पाकिस्तान रेलवे को कम से कम वो आगे बढ़ा सकें। लेकिन ये सब बहुत दिनों तक चल नहीं पाया, क्योंकि आजादी के सिर्फ कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया ताकि वो उस हिस्से को हड़प सके। अब ये सब करने के बाद जाहिर तौर पे पाकिस्तान से हमारा संबंध खराब हुआ, जिस कारण से जितने भी स्टाफ और कर्मचारी थे वो सभी वापस भारत आ जाते हैं। और ऐसे में अब पाकिस्तान के पास बहुत ही लिमिटेड कर्मचारी बचते हैं उनकी रेलवे को ऑपरेट करने के लिए। अब यहाँ से पाकिस्तान को खुद अपने दम पे खड़ा होना था, बिना किसी पर्याप्त संसाधनों के। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है और लगभग इसी टाइम पे पाकिस्तान रेलवे का भी राष्ट्रीयकरण होता है, जहां पे उनका वेस्टर्न पाकिस्तान रेलवे और ईस्टर्न पाकिस्तान रेलवे फॉर्म होता है। तो जो आज का पाकिस्तान है वो वेस्टर्न पाकिस्तान रेलवे था, और जो उस जमाने का बांग्लादेश यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा था, उस टाइम पे वो ईस्टर्न पाकिस्तान रेलवे था। 1954 में जब भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही थी, तब उस टाइम पे पाकिस्तान रेलवे प्योर डीजल की तरफ बढ़ रही थी। वैसे अनडिवाइडेड इंडिया में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ हिस्से में कर चुके थे, जहां पे WCP-1 एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसको हमने स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया था, उसका यूज करते थे उस सेक्शन पे। और ये वही वक्त था जब भारत ने अपने खुद के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी थी और वेस्ट बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की शुरुआत हुई थी। इसके बाद मद्रास यानी आज के चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ, जहाँ पे हम खुद का अपना कोच बनाना शुरू कर चुके थे। यहाँ आजादी के करीब एक दशक बाद इतना सब कुछ बना रहे थे हम, वही पाकिस्तान उस वक्त भी अमेरिका और इंडिया के दिए हुए इंजन इस्तेमाल कर रहा था। भारत में 1957 में RDSO यानी कि रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। वो बना जहाँ पे हम रेलवे में नई टेक्नोलॉजी जो है वो शामिल करने लगे, और अब ना हम बाहर के टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं थे, यहाँ पे हम खुद की अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार कर रहे थे। की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए एक संस्था बहुत काम कर रही है। संस्था का नाम है अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, भारतीय रेलवे। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बनने के कुछ ही साल बाद 1961 में हमने अपना पहला इंजन वहां से निकाला, जो कि WCM-5 था और इसका नाम लोकमान्य रखा गया।
यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे नई नई टेक्नोलॉजी ला रही थी, खुद के दम पे खड़ा हो रही थी। वहीं पाकिस्तान में इसका ठीक उल्टा हो रहा था। वहां पे युद्ध के बारे में विचार किया जा रहा था, जिस कारण से 1965 में पाकिस्तान फिर से हमारे देश पे हमला करता है, जिस कारण से हमारी जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये रफ्तार बहुत देर तक नहीं थमी रहती है और 1969 में नई दिल्ली से कोलकाता के बीच हम देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाते हैं, जो करीब 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चली थी। और इस तरह की ट्रेन चलाने का सपना फिलहाल पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था। पाकिस्तान अभी भी इंपोर्ट किए गए कोचेस और इंजन्स के भरोसे था, जिस कारण से उनका जो रोलिंग स्टॉक था वो दिन प्रतिदिन डिग्रेड होता गया और उनकी रेलवे जो है उसकी हालत खराब होती गई। और 1970 में उनका पहला कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में खोला गया, पर वो भी एल्स्टॉम के हेल्प से, और वहाँ पे मोस्टली असेंबली का काम जो है वही होता था। वहाँ पाकिस्तान अभी भी दूसरों पर निर्भर था और यहाँ पे हम अपना खुद का इंजन और कोच बना ही रहे थे। साथ ही साथ अब हम रेल की पटरियां, स्लीपर्स और रेल के व्हील्स बनाना भी शुरू कर चुके थे। और फिर आता है 1971 और ये ईयर तो सभी को याद होगा क्योंकि इस टाइम पे बांग्लादेश का गठन हुआ था। हमारा और पाकिस्तान का युद्ध भी चला था, जहां पे उनके करीब 93,000 फौजियों को हमने सरेंडर करवाया था। और यहाँ पे ना भारतीय रेलवे जो थी वो तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान रेलवे दो हिस्से में बढ़ जाता है और अब उनका ईस्टर्न पाकिस्तान रेलवे बन जाता है बांग्लादेश रेलवे। वैसे उस जमाने में बांग्लादेश के पास मीटर गेज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और आज भी अगर आप देखो तो बांग्लादेश में मेजॉरिटी में आपको मीटर गेज रूट जो है वो देखने को मिलेगा। और एक चीज ये भी गौर करने वाली है कि युद्ध में तो हमने बांग्लादेश का साथ दिया ही था, साथ ही साथ उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए हमने अपना खुद का इंजन भी उनको दिया था। उनको बहुत सारे रोलिंग स्टॉक जो है वो हमने दिए थे ताकि वो अपनी रेलवे को अच्छे से चला सके। लेकिन आज की अगर बांग्लादेश की बात करूँ ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि हमने उस टाइम पे इस कंट्री की इतनी हेल्प की थी। और ये सिर्फ उस टाइम की बात नहीं है, बल्कि आज से कुछ साल पहले भी हमने बांग्लादेश को बहुत सारे इंजन गिफ्ट के रूप में दिए थे। खैर यहाँ पे गिफ्ट सिर्फ बांग्लादेश को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मिले थे। चीन और अमेरिका ने उनको एड के तौर पे बहुत सारे इंजन जो है वो गिफ्ट में दिए थे। तो ये एक फर्क था कि एक देश अभी भी खैरात में मिली हुई लोकोमोटिव्स को चला रहा था और यहाँ पे अपना खुद का लोकोमोटिव जो है वो तैयार कर रहे थे। 1988 ये वो साल था जब हमने दिल्ली से झांसी के बीच में अपनी पहली शताब्दी एक्सप्रेस चलाई थी, जो 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलती थी। और उस वक्त तक हमने मेजॉरिटी में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया था, जिस कारण से बहुत सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चला करते थे उन दिनों। यहाँ पे हमारी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का सोच रही थी। वहीं पाकिस्तान में 1993 में उसका पहला लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वो खुला रिसालपुर में, जहाँ पे वो खुद भी बनाता नहीं था बल्कि असेंबल जो है वो करता था एल्स्टॉम की हेल्प से। 90s के दौर में ग्लोबलाइजेशन के कारण से हमारी पूरी इकोनॉमी शिखर पे थी, वहीं पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान की इकोनॉमी पटरी से उतर रही थी। 1998 में पाकिस्तान में वही जो बंटवारे वाली लाइनें बिछाई गई थी, उन्हीं पे ट्रेनें चल रही थी। कोई नया रेल मार्ग जो है वो नहीं बनाया गया था और यहाँ पे हम गेज कन्वर्जन, रेलवे के दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों शोरों पे कर रहे थे। और ये वही वक्त था जब वेस्टर्न घाट, जो कि रेलवे नेटवर्क से वंचित था, यहाँ पे हमने कोंकण रेलवे की स्थापना की। कोंकण रेलवे में पहली ट्रेन चलाई। 756 किलोमीटर इस लंबे रेल मार्ग को बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पे हमने करीब 2100 छोटे बड़े पुल बनाए और करीब 92 टनल्स का निर्माण किया। तब जाकर के कोंकण रेलवे कंप्लीट हुआ और फाइनली वेस्टर्न घाट्स में ट्रेन चलना शुरू हो गई। वाकई में हमारी भारतीय रेलवे की एक अद्भुत रचना थी और उस जमाने में ये सच में बहुत कठिन काम था। खैर, पीछे जो कुछ भी हुआ इससे सीख लेकर के पाकिस्तान को यहाँ से आगे बढ़ना था, लेकिन यहाँ पे फिर से पाकिस्तान युद्ध के बारे में सोचता है और 1999 में करगिल वॉर छिड़ जाती है। लाहौर बस समझौता, हमने लाहौर के लिए बस चलाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया और फिर से ये देश युद्ध के बाद बहुत पीछे चला जाता है। सोचो, हमने 2003 में अपने टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करनी शुरू कर दी थी, वहीं पाकिस्तान रेलवे अपने यात्रियों के लिए मोहताज होने लगा। मतलब इस कदर लोग रेलवे से पीछे हटने लगे। ये वो वक्त था जब हम WP5 और WP7 इंजन बना रहे थे, जो कि बहुत ही सफल इंजन है हमारे इंडियन रेलवेज में, और साथ ही साथ अपने जो ट्रेनों का इलेक्ट्रिकरण है उसको भी शुरू कर दिया था ताकि हमारी ट्रेनों की रफ्तार जो है वो और बढ़ाई जा सके। वहीं पाकिस्तान रेलवे अभी भी चाइना के भरोसे बैठा था और उसकी जो ट्रेनों की रफ्तार थी वो बहुत मुश्किल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। आज हमारी रेलवेज ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान में बस कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड था। उनका जो लाहौर से खानेवाल का सेक्शन था अराउंड 290 किलोमीटर का, सिर्फ वही इलेक्ट्रिफाइड था, लेकिन वो भी 2011 में खत्म कर दिया गया कुछ टेक्निकल इशू कारण से। वैसे चाइना ने CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत उनका जो कराची से पेशावर तक का जो रेलवे मार्ग है ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने का प्लान किया था, जो कि उनका मेन लाइन 1 था।
और उसकी रफ्तार जो है वो अराउंड 105 से 160 किलोमीटर पर आवर की बढ़ाने की गई थी और उनका दोहरीकरण होना था। लेकिन आज तक ये जो इनका जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो नहीं पाया है और पता नहीं ये कब तक इनका खत्म होगा। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब तक शायद शुरू हो तब तक हमारे देश में पहला बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चल जाए। इसकी रफ्तार करीब 320 किलोमीटर पर आवर की होगी। आज हमारी रेलवे में हर तरह के लोगों के लिए ट्रेन चलती है। मतलब जिन लोगों को वंदे भारत में सफर करना है, पैसे खर्च करके वो उसमें सफर करते हैं। और अभी अमृत भारत ट्रेन चलाई गई है। जो लोग ज्यादा खर्च नहीं कर सकते लेकिन उनको प्रायोरिटी चाहिए, तो उनके लिए ये ट्रेन जो है वो बहुत ही बेस्ट है। और भविष्य में हम और अमृत भारत जैसी ट्रेन चलाने की उम्मीद जो है वो गवर्नमेंट से कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में कुछ गिनी चुनी ट्रेन जैसे कि जिन्ना एक्सप्रेस हो गई, कराकोरम एक्सप्रेस हो गई और उनकी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हो गई, यही ट्रेनें कुछ थोड़ी सफल बोल सकते हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन जो है वो हम अपनी ट्रेन से नहीं कर सकते। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज़ादी के वक्त हमारा रेल नेटवर्क करीब 55,000 किलोमीटर का था, जो कि अब अराउंड 68,000 किलोमीटर का हो चुका है। वहीं पाकिस्तान का जो उस समय पे करीब 7,500-8 हज़ार का था, वो अभी भी इसी पे कायम है। मतलब उनमें कोई ज्यादा इजाफा जो है वो नहीं हो पाया है। वैसे बात तो सही है कि यहाँ पे हम पाकिस्तानी रेलवे का भारतीय रेलवे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान कहाँ और भारत कहाँ। तो यहाँ पे अगर मैं उसके जो हम सफर है, जो उसका दोस्त है टर्की से अगर कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ बिल्कुल अच्छा कंपैरिजन होगा। यहाँ पे पाकिस्तान और टर्की का जो लैंड एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लैंडफॉर्म एक जैसा है, मतलब नदियां हैं, पहाड़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो टर्की का रेल नेटवर्क है वो पाकिस्तान से करीब 10,000 किलोमीटर लंबा है। उनके पास हाई स्पीड ट्रेन है, ऑलमोस्ट सारा रूट इलेक्ट्रिफाइड है। तो यही फर्क है कि यहाँ पे एक देश युद्ध और बाकी अदर एक्टिविटीज में विलुप्त रहा और एक देश सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का सोचा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में करीब 1100 इंजन थे, लेकिन आज़ादी के बाद अगर अभी की बात करूं मैं, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 500 इंजन बचे हुए हैं। वहीं हमारे पास करीब 14,000 इंजन हैं। हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जहां पे मालगाड़ियों की रफ्तार अराउंड 100 किलोमीटर की होती है और वहीं पाकिस्तान में ना कुछ पैसेंजर ट्रेन भी इस रफ्तार में नहीं चल पाती होंगी। 1947 से उनके पास भी एक कश्मीर है, जो कि हमारा ही हिस्सा था। उनका जो कश्मीर है ना, मतलब जो उनका ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो बेसिक फैसिलिटी के लिए वहां पे लोग मरते हैं और यहाँ पे हमारा जो कश्मीर है वो पूरे देश से अब कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे सच में कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया और पाकिस्तान के रेलवे का। लेकिन आपको ये बताना था कि रेल की पटरियां केवल लोहे की नहीं होती, ये सपनों की धाराएं होती हैं। एक देश ने अपने सपनों को अपने दम पर आगे बढ़ाया और दूसरा अभी भी दूसरों की पटरियों पर चलने की कोशिश कर रहा है। आजादी एक तारीख नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें सिर्फ आजाद होना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी होना पड़ता है। 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों ने एक साथ अपना पहला कदम उठाया, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो रास्ता सही चुनता है। एक ने अपने आप को आत्मनिर्भरता, विकास और तकनीक की तरफ मोड़ लिया, दूसरा अभी भी गुजरे जमानों की धूल समेट रहा है। और अंत में सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि सोच की दिशा भी ये तय करती है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। बहुत ही जबरदस्त और डिटेल वाइज वीडियो बनाया है। मतलब अच्छा, उन्होंने सही बताया। आजादी के बाद जैसे जैसे जो वक्त की उन्होंने सारी वीडियो बना के बताई, सारी अब तक जैसे जैसे जो हो रहा है उन्होंने एक एक चीज बताई है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, अच्छा, जब हम आजाद हुए थे तब भी हमारे पास इतना ही जो तब 11,000 था। तब 11,000 था, अब 7,000 रह गया। जब आजाद हो गए कम हो मुल्क बना था, तब समझ लें कि इंडिया से हमारी जीडीपी भी ऊपर थी, हर चीज ऊपर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज जो है वो पीछे ही गई इंडिया के है। पास 55,000 का था, हाँ, तो अब उन्होंने 70,000 तक पहुंच गई। भाई आप ये देख लें कि आपका रेलवे का जो कंपैरिजन है ना, वो इंडिया के साथ बनता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास जदीद से जदीद ट्रेन है। सिर्फ एक ट्रेन ही, मतलब इसमें उन्होंने सिर्फ रेलवे का बताया ना, तो हम रेलवे की बात करेंगे। तो देखा जाए तो अब जो उन्होंने जम्मू और कश्मीर के अंदर जो उन्होंने मतलब ब्रिज बनाया है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भी इंडिया के साथ जोड़ लिया, भारत के साथ। हमारा कश्मीर अच्छा, ज्यादा बड़ा। ये बात देखें कि हमारे जो कश्मीर के अंदर जो रोडे हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई थी। हाँ जी, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन रेलवे बहुत आगे चल चुका बहुत ज्यादा है, वाकई। बट पाकिस्तान रेलवे पे उस तरह से काम नहीं हो पाया। और इवन मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन को तो दूर के बाद हम ट्रैक नहीं अभी तक बिछा पाए। यहाँ मुझे लगता है शायद उतने ट्रैक भी नहीं रह गए। हाँ जी, और इंजन बता रहे थे 1100 इंजन थे जो अब रह के 500 के करीब हो गए, और अभी भी डीजल इंजन ही चल रहे हैं जो शायद मुझे लगता है वो हमें जरा सस्ते पड़ जाते हैं, यहाँ वो यूज्ड भी मिलते हैं, यहाँ फिर उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत नहीं है।
अब इलेक्ट्रिफिकेशन कौन सी सस्ती है, वो बहुत महंगी है। इवन उन्होंने कहा कुछ पार्ट था भी जिसको उन्होंने जो है वो खत्म कर दिया, लाहौर से खाने वाल तक कहीं तक कह रहे थे कि कोई तकनीकी खराबी की वजह से जो है उसको फिर उन्होंने एंड कर दिया और वापस, क्योंकि वो उस तरह का उनके पास मैकेनिज्म नहीं होगा ना, उसको रन नहीं कर पाए होंगे। अगर रन कर रहे होते तो शायद वो उतने पोर्शन से बढ़ते बढ़ते शायद ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ना वो कर देते। जिस तरह हमने इंट्रो में बोला था कि यार हमें आइडिया तो था इंडिया की। ये थे वीडियो और कंपैरिजन किया गया इंडिया और पाकिस्तान की रेलवेज का। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि इंडिया के अंदर तो मैसिव किस्म का जो है वो क्या कहते हैं चेंज आया है और इतनी अच्छी उन लोगों ने जो है वो रेलवे के अंदर ग्रोथ की है। कनेक्टिविटी भाई पूरे इंडिया के अंदर है। आप देखें ना, चनाब ब्रिज जो है वो जम्मू के अंदर जो है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है। टनल्स वहां पर जो है वो पिछले दिनों में जो है वो मोदी जी ने वहां पर इफ्तिताह किया था उसका। और हमने क्या किया, मतलब वही बात सही कह रहे थे, लड़ाई झगड़ों के अंदर हम लोग लग गए और हम लोग शायद तरक्की करना जो है वो भूल गए। और हम लोगों ने ये भी मतलब इस चीज को जो है वो पीछे फेंक दिया और भूल गए कि भाई हमने तरक्की करनी है, हमने एजुकेशन को बेहतर बनाना है, सारी चीजों को बेहतर बनाना है। रेलवेज का वाकई कंपैरिजन नहीं बनता। उनके पास वंदे भारत है, उनके पास इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन है, अपोलो ट्रेन के ऊपर काम चल रहा है और वो अभी आपको पता है मेड इन इंडियन ट्रेन जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी है उन्होंने। जापान से पहले ट्रेन जो थी ना वंदे खत्म यार, ये माइंड सेट पे उस टाइम हम अगर अपनी कुछ फैक्ट्री लगाने का सोचते ना, आज हम भी इसमें इंडिया फुल 100% इस टाइम रेलवे में आत्मनिर्भर है। हम आज तक अपनी ट्रेन नहीं बना सके, हम आज तक अपने ट्रेन के डिब्बे नहीं बना सके सही से। हम आज तक मतलब मेंटेनेंस कर लेते हैं, बाकी असेंबलिंग सिर्फ क्या, असेंबलिंग क्या होता है, पार्ट्स बांध के दूसरे देश से इधर असेंबल कर लिए, क्या फायदा है? क्या फायदा होता है पार्ट्स भी खुद बनाओ, बड़ी दुनिया को भी बेचो। हमारे पास था उस टाइम जो रेलवे का मतलब 11,000 था, अभी हमारे पास 7,000 रह गए। उस टाइम हमारे पास 1100 इंजन थे, अभी 500 रह गए। इंडिया के पास 12,000 रेलवे इंजन। इंडिया ने जो अंग्रेजों के बिछाए हुए ट्रैक्स थे ना, उनको भी उखाड़ के नए ट्रैक्स उधर डाले। बिल्कुल, सारे ट्रैक्स ही नए डाले हैं भारत। बिल्कुल, आप खुद डेली 20 के 40 किलोमीटर लगी। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में कि किस तरह से हम उनसे इतने ज्यादा पीछे हैं। हमें उन्होंने मतलब वक्त के साथ साथ जो है ना वो डेवलपमेंट किया अपने कंट्री में। हमने क्या किया, हमने ये नहीं सोचा कि हम अपने कंट्री में कोई चीज बनाए, हम यही सोचते रहे कि दूसरों से ले लें, चाइना से ले लें, अमेरिका से ले लें, उनसे ले लें, लेकिन ये नहीं कोशिश की कि अपने कंट्री में खुद बनाए। और इन्होंने ये कोशिश की कि हम अपने कंट्री में बना के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाए। इन्होंने ट्रैक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिछाए। हमारे क्या ट्रैक्स है वही जो आज से बचपन से जो मैं देखते आ रही हूँ ना, मैंने एक भी ट्रैक न्यू बिछता हुआ यहाँ पे नहीं देखा। मतलब अम्मी आपने देखा, आपने कितनी उम्र हो गई है, मतलब कोई न्यू ट्रैक बन रहा है तो भाई हम सोचेंगे यार न्यू ट्रैक बन, वही ट्रैक अगर थोड़ा सा खराब हो जाए उसको कस के तो चलो जी सही कर देते, बस यही करते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया कि ट्रैक्स न्यू बिछाए, अपने इंजन बनाए, फिर बोगियां बनाई। अब